सभी देखने और सुनने वालों को एम्स जम्मू का सेहत भरा नमस्कार। आज हम सब लोगों के बीच में है प्रोफेसर उमेश कपिल, जो सेक्रेटरी है नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के। सर इससे पहले फॉर्मर प्रोफेसर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, एम्स दिल्ली में। सर सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं सेक्रेटरी हूँ नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज इंडिया का। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है और हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि हम भारत के अंदर जितने भी वैज्ञानिक हैं मेडिकल और बायोमेडिकल साइंसेज में, उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उनकी एकेडमिक रिकॉग्निशन को हम सम्मान देते हैं और इसके अलावा साथ साथ हम देश के अंदर कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। और जो मेडिकल एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेज के थ्रू करते हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन के प्रोग्राम करते हैं, जिससे देश के अंदर सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स या जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी हम नॉलेज को बढ़ा सकें। इसके अलावा हम साइंटिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, जिसके अंदर कोई भी मेडिकल कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएट या यंग साइंटिस्ट किसी और इंस्टीट्यूशन में जाके हायर स्किल लेना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हम कुछ कोर्सेज चलाते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड हेल्थ केयर स्टार्ट किया हुआ है। ये कोर्स हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के साथ कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स है। इसके अलावा हम एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसको हम नैम्स बायोस्टैटिस्टिकल हेल्पलाइन के नाम से बताते हैं। किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को, यंग फैकल्टी मेंबर को अगर ज़रूरत है कोई भी चीज़ करते हुए बायोस्टैटिस्टिकल हेल्पलाइन की, स्टैटिस्टिकल मेथड की, ऑब्जेक्टिव्स रीडिफाइन करने की, तो वो अपना क्वेश्चन नैम्स के पोर्टल के ऊपर डाल सकता है। और हमारे पास करीबन 30 मोस्ट एमिनेंट बायोस्टैटिस्टिशियन एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं जो उसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उससे डिस्कस करते हैं और उसका थीसिस प्रोटोकॉल इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा हमारे पास करीबन 35 एमेरिटस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने देश के अंदर बहुत ज़्यादा, एक एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन किया, एक बहुत ज़्यादा महारत हासिल करी। तो इन एमेरिटस प्रोफेसर को अगर कोई मेडिकल कॉलेज चाहता है तो हम उनको नैम्स के खर्चे पर उस संस्थान में भेजते हैं और वहाँ पे जाके वो उस डिपार्टमेंट की मेंटरशिप करते हैं। अगर किसी को लैब स्टैब्लिश करवानी है तो लैब स्टैब्लिश करते हैं, किसी को वायरोलॉजी का सेंटर स्टैब्लिश कराना है वो करवाते हैं, किसी को माइकोलॉजी डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करना है उसके लिए हम साइंटिस्ट भिजवाते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन जो है वो हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को विभिन्न प्रकार के माध्यम से इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा हम देश के अंदर जो प्रमुख समस्याएं हैं हेल्थ के ऊपर, उनके ऊपर हम टास्क फोर्स बनाते हैं और ये जो टास्क फोर्स है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कोलैबोरेशन के साथ होती है। देश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमिनेंट साइंटिस्ट मिलके एक स्टेटस पेपर बनाते हैं जो उस सब्जेक्ट के ऊपर एक सारी चीज़ों को ऊपर कि क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए, क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट के रूप में दी जाती हैं। और कुछ सिर्फ एग्जाम्पल, कुछ हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाई है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर, एक मेंटल हेल्थ के ऊपर, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के ऊपर और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, इनके ऊपर टास्क फोर्स बनाई है और इनको हम पूरे देश के अंदर सभी मेडिकल और बायोमेडिकल साइंटिस्ट को देते हैं। तो सर जितना मैं इससे समझ पा रहा हूँ दैट लिस्ट इज़ एंडलेस एंड आप जो है मेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्लिनिकल केयर, कम्युनिटी केयर, रिसर्च इन हेल्थ केयर, स्किल बिल्डअप, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, नेशनल, इंटरनेशनल, प्रमोटिंग एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स, सो यू डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सर इसमें जो एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ या सब जानना चाहेंगे वो ये है कि ये है कि अगर मैं नैम्स फैमिली का हिस्सा बनता हूँ, नैम्स इंडिया का, तो मैं इन सब चीज़ों में फ़ायदा भी अपना खुद का पर्सनल ग्रोथ भी होगी मेरी प्रोफ़ेशनल और मैं कंट्रीब्यूट भी कर पाऊँगा देश की तरक्की में, इंस्टीट्यूशन की तरक्की में। सर अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी मेंबरशिप के लिए, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ नैम्स इंडिया सिर्फ़ मेंबरशिप, फेलोशिप, एसोसिएट फेलोशिप और बहुत सारे जो है फेलिसिटेशंस देता है। तो सर इसकी मेंबर बनने के लिए क्या योग्यता है और क्या करना पड़ता है या फेलोशिप के लिए और ये कैसे होती है? बहुत अच्छे सवाल है। ज़्यादातर जो भी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे जो नैम्स फेलोशिप है, नैम्स एसोसिएट फेलोशिप है, मेंबरशिप ऑफ नेशनल एकेडमी है, एसोसिएट मेंबर है, नेशनल प्रोफेसर हैं, एमेरिटस प्रोफेसर हैं, इन सब का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ज़्यादातर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हैं और हमारी जो वेबसाइट है उस पर जाके डाउनलोड करके उसको भरते हैं और आप ये समझ लीजिएगा कि जो फेलो बनता है हमारा नैम्स का, ये एक रिकग्निशन है कि आदमी के अंदर इसने बहुत साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन किया है, इस आदमी में कुछ एक्स्ट्रा है, तभी इसको फेलो बनाया गया है नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस का। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग होते हैं वो लिख देते हैं आर कुमार IAS। नो, जो वो लिखते हैं IAS, उसके बाद उनसे नहीं पूछा जाता कि उन्होंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या हिस्ट्री में किया है या सोशल साइंस में किया है या मैथमेटिक्स में किया है। ही जस्ट एन IAS। उसी प्रकार से अगर कोई साइंटिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट या बायोमेडिकल साइंटिस्ट अपने नाम के आखिर में लिखता है सो एंड सो FAMS, that means he has achieved a highest level of medical recognition in the country। इसके अलावा उसका जो पीयर ग्रुप है उसके अंदर उसकी बहुत इज्जत होती है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, आप किसी भी सिलेक्शन में जाते हैं, अगर सिलेक्शन कमेटी देखती है कि आप
फेलो हैं नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस के, या आप इंडियन साइंस एकेडमी के फेलो हैं, तो आपको बहुत ही इज़्ज़त के साथ आपका इंटरव्यू किया जाता है और ये मान के चलते हैं कि आपने एक लेवल अचीव किया है अपनी लाइफ के अंदर, अपनी मेडिकल या बायोमेडिकल साइंस के अंदर, तो आपका जो स्टेटस है वो बहुत ऊंचा हो जाता है। सर इसने आपने अभी बात की वेबसाइट की, सर क्या आप अपनी वेबसाइट किस नाम से है? www. NAMS के नाम से है, NAMS न्यू दिल्ली ORG के नाम से है। ओके। और इसके अंदर सभी फॉर्म्स की सॉफ्ट कॉपी है। हम ये चाहते हैं कि हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए और उसके साथ जो भी आपको मार्क्स हैं, हमारे कोई 25 पैरामीटर हैं जो उस फॉर्म के अंदर हैं। हर मार्क्स के तकरीबन 4 या 5 मार्क्स होते हैं और ये जो मार्क्स हैं बड़े ऑब्जेक्टिवली दिए जाते हैं। उसके अंदर सब कैटेगरी है हर पैरामीटर में। तो उससे क्या होता है कि बड़ी ट्रांसपेरेंसी रहती है, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती। आप फॉर्म भरिए, आपका मार्किंग होती है कंप्यूटर एजेंसी के थ्रू, उसके बाद क्रेडेंशियल कमेटी देखती है, उसके बाद एडवाइजरी पैनल देखती है, उसके बाद काउंसिल देखती है नेम्स की, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है। आप ये मान के चलिए कि कोई 60 एप्लीकेशन जो हम मैक्सिमम देते हैं फेलोशिप, उसके लिए करीबन 500 एप्लीकेशंस आती हैं और 500 के अंदर से मुश्किल से 30 या 40 लोगों को ही फेलोशिप मिलती है। हमारी एकेडमी 1961 में स्टार्ट हुई थी और 61 से लेके आज तक सिर्फ 1200 लोगों को ही फेलोशिप मिली है। एंड इज़ अ ग्रेट डिमांड दैट दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फेलो ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस। So it's a very tough competition, objectively evaluated and very fairly done with all the applicants. सर जैसा आपने कहा कि नैम्स जो है वो CME प्रोग्राम्स को एनकरेज करता है, इवन फंडिंग भी करता है। और जितना मैं जानता हूँ एम्स जम्मू ने भी अभी 2 प्रोग्राम्स नैम्स के साथ जो हैं किए हैं। तो सर आपके आने वाले 2025 हैज़ जस्ट बिगन, सो 2025 के प्रोग्राम्स को लेके सर अगर आप शेयर करना चाहें जो आप एम्स जम्मू या दूसरी जगहों पे करने वाले हैं एज अ चीफ एंड ऑल, तो पीपल कैन कम एंड हैव अ वर्ड। पूरे देश के अंदर ये जो टास्क फोर्सेस की जो रिकमेंडेशन है उनके ऊपर वर्कशॉप हो, और ताकि जितने भी पेरिफेरल कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं, इनमें ये रिकमेंडेशन जाए। सिर्फ एग्जांपल, आज की तारीख में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज़ अ इम्पॉर्टेंट इशू। इसके ऊपर जो टास्क फोर्स है इसकी रिकमेंडेशंस हैं कि किस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम किया जा सकता है। वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मल्टी ड्रग ट्यूबरकुलोसिस। इसको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, किस तरीके से बचाया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके लिए उसके क्या किया जा सकता है, उसको उसको क्या सुविधा दी जा सकती है। ऐसा देखा गया है कि भारत के जो जवान हैं और आर्मी के जो लोग हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है। उससे हमने आर्मी के डीजी के साथ मिलके एक टास्क फोर्स बनाई है। इसके अंदर वी डिस्कस एंड मेड रिकमेंडेशंस कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को किस तरीके से बचाया जा सकता है, अगर वो होता है तो क्या किया जाए ताकि मिनिमम डैमेज हो सके। उसी प्रकार से गन शॉट इंजरीज़ हैं, ब्लास्ट इंजरीज़ हैं जो काफ़ी कॉमन होती हैं, जो हमारे देश के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर
या बॉर्डर के ऊपर, तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो हमने आर्मी के साथ मिलके, आर्मी के स्पेशलिस्ट लोगों के साथ मिलके ये टास्क फोर्स की रिपोर्ट बनाई है। हमें चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर ये टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस को डिसेमिनेट किया जाए, ताकि साइंटिस्ट लोगों को इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ का फ़ायदा हो। सर, आप एम्स जम्मू में आए जी, आपने अपना समय दिया, आपने इनपुट दी, आपने गाइडेंस दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप एम्स जम्मू के स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, फैकल्टी के लिए और एम्स जम्मू के अलावा भी जम्मू एंड कश्मीर में काम करने वाले सभी प्रोफेशनल्स, सभी डॉक्टर्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, देश के सभी स्टूडेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है सर हेल्थ केयर में, कितनी पॉलिसीज़ आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बनाई हैं और कितने ही अवार्ड्स आपने जीते हैं। और आईसीएमआर का आई थिंक सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड, हर गोविंद अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स आपने जीते हैं और कितनी लोगों की आपकी मेंटरिंग की है सर। तो आप अपने एक्सपीरियंस से आप क्या कहना चाहेंगे कि आज देश को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो नैम्स के थ्रू हम जो मदद कर सकते हैं देश को और उज्ज्वल बनाने में? देखिए, जहाँ तक मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, वो बड़ा क्लियर है कि देयर इज़ नो सेकंड ऑप्शन बट टू हार्ड वर्क। दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको, आप किसी भी स्पेशलिटी में हो, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हर स्पेशलिटी इम्पॉर्टेंट है और उसके अंदर आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको चिंतन करनी पड़ेगी, उसको मनन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपने थिंकिंग प्रोसेस को क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा। तो व्हाट वी नीड इज बेसिकली you pick up a small area and do the best possible, gain maximum information on that area। क्या कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि आज के टाइम के अंदर दिस एन एरिया टाइम ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन and super specialization. So what is important is that one must work hard, and second most important thing for AIMS is that whatever you are doing, please publish it, because once you publish it, you share your knowledge with everybody globally। आजकल गूगल के ऊपर सब कुछ आ जाता है। आप छोटा सा भी एक चिट्ठी लिखते हैं, छोटा भी लेटर टू एडिटर लिखते हैं, इट गोस ग्लोबली एंड पीपल रीड इट। ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग पढ़ते हैं और आपकी इज्जत और आपकी इंस्टीट्यूशन की इज्जत इससे बढ़ती है। सो माय ओनली हम्बल रिक्वेस्ट इज वर्क हार्ड, publish or perish। They're two important messages which I would like to give। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप सभी सुनने वालों का भी बहुत धन्यवाद। जैसा अभी डॉक्टर उमेश कपिल ने हम सबके साथ शेयर किया कि मेहनत करें, लेकिन उस मेहनत को पब्लिश भी करें ताकि लोग जानें। इससे आपका नाम, आपके इंस्टीट्यूशन का नाम और अपने देश की तरक्की की। आप थैंक यू वंस अगेन, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। थैंक यू।